वो जो मैंने लतीफ़ा सुनाया था ना, एक आदमी को किसी की बेटी का रिश्ता मांगा तो उसकी लड़की के बाप ने कहा घर दामाद बनना पड़ेगा तुम्हें। बेगैरती, ये बेशर्मी कबूल है। एक आदमी जो था ना, उसे कहीं दरिया में कंबल नजर आया। कंबल वो असल में रीछ था। अब इसलिए लालची आदमी, दरिया की तूफानी मौजें, इसने कहा यार फ्री फोकट का कंबल जा रहा है, मैं कंबल निकाल के लाता हूं। लोगों ने मना किया, तूफानी मौजों में जाएगा, छोड़ दे कंबल को। इसने कहा नहीं भाई मैं लेकर आऊंगा। अब ये जब गया अंदर तैरता हुआ, कंबल को पकड़ा, वो रीछ ने पकड़ लिया इसको। अब ये कलाबाजियां खा रहा है, पीछे इसके दोस्त कह रहे हैं भाई तू मर जाएगा, तू कंबल को छोड़ दे, वापस आ जा। कह रहे मैं तो कंबल को छोड़ूं, कंबल मुझे वो एक मौलवी साहब कह रहे थे ना कि 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे। मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, 3 आदमी, एक रिश्वत खाने वाला, एक सूद खाने वाला, तीसरा अभी कहते ही थे कि एक बंदा खड़ा होता था। मौलवी साहब एक मसला पूछ रहे थे, कहते बैठ बात मुकम्मल होने दे। तो 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, शराब पीने वाला, एक सूद खाने वाला। फिर मौलवी साहब एक मसला, भाई तू बैठ जा यार अभी। तो मैं ऐसा कर रहा था 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक सूद खाने वाला, एक शराब पीने वाला। फिर मौलवी साहब कहते तीसरा ये जाएगा। लतीफ़ा सुनाया था एक दफ़ा कि एक बीवी अपने शौहर का सर दबा रही थी और कहने लगी कि शादी से पहले भी कोई सर दबाता था आपका, ऐसी खिदमत करता था? उसने कहा पहले दर्द ही नहीं होता था मेरे। मुफ्ती साहब, एक ही वक्त में आपको 2 कॉलें आए और दोनों शख्सियात हैं जो आपके दिल के बड़े करीब हैं। एक है मुफ्ती तकी उस्मानी, एक है मौलाना तारिक जमील। पहुंचना एक ही टाइम पे, तो आप किसको स्किप करेंगे, किसके पास जाएंगे? मौलाना तारिक साहब को गाड़ी में बिठा के हमारे जामिया के उस्ताद ने ऐसा लतीफ़ा सुनाया, कितना मज़ा आया। वो उन्होंने लतीफ़ा सुनाया कि एक आदमी, उसकी बीवी को कुत्ते ने काट लिया और वो मर गई। अब एक बड़ा हादसा था भाई जिंदगी में, हज़ारों लोग पहुंच गए लाइन लगा के ना ताज़ियत के लिए। ताज़ियत का नंबर नहीं आ रहा। इतने में एक आदमी लाइन तोड़ के भागता हुआ आया, किनारे पे ले जाके इसको बोलता है कि यार कुत्ता एक दिन के लिए मिल जाएगा। यार वो कुत्ता एक दिन के लिए उधार मिल जाएगा। उसने एक थप्पड़ लगा के बोला जा लाइन में खड़ा हो जा, तू क्या समझता है ताज़ियत के लिए आए, सारे कुत्ते के लिए आए। अरे देवा, वो एक आदमी ने दरिया में डूब रहा था। लोगों ने, कंजूस था इंतहाई दर्जे का, कभी सदका नहीं किया था उसने जिंदगी में। दरिया में डूब रहा है, लोगों ने कहा मन्नत मान ले अल्लाह से, अब अल्लाह के सिवा तुझे कोई नहीं बचा सकता, मन्नत मान ले, ए अल्लाह अगर मुझे दरिया से तूने बचा लिया तो मैं 2 देगे तेरी राह में सदका करूंगा। वो कंजूस, उसके मुंह से निकल ही नहीं रही। तो जब ज्यादा ही मसला हो गया तो मजबूरन जान बचाने के लिए मन्नत मानी। जैसे ही मन्नत मानी है कि अल्लाह मैं तेरी राह में 2 देगे दूंगा, तो एक लहर आई और इसको उठा के बाहर। जैसे ही बाहर आया कमबख्त फौरन कहते केड़ी दे, फौरन कहता है केड़ी दे। दूसरी लहर आई अंदर, वापस अंदर। जैसे अंदर क्या कह रहे भाई मैं पूछ रहा था कि मीठी या कड़वी। गर्लफ्रेंड से एक लड़के ने कहा कि मेरे पास मेरे दोस्त वसीम की तरह गाड़ी तो नहीं है लेकिन अपनी पलकों में बिठा सकता हूँ, और मेरे दोस्त वसीम की तरह बंगला तो नहीं है लेकिन दिल में जगह दे सकता हूँ, तो मैं और क्या चाहिए? उसने कहा वसीम का नंबर चाहिए। म्यूजिक। एक मौलाना साहब जा रहे थे, किसी खातून को टक्कर लग गई गाड़ी में। तो खातून ने कहा इतनी बड़ी दाढ़ी रख के टक्कर मारते हो, शर्म नहीं आती? तो उन्होंने कहा मोहतरमा ये दाढ़ी है, ब्रेक नहीं है। कहते हैं मदरसे के बच्चे होते हैं तो वो कारी साहब छुट्टी नहीं करते ना, तो वो मदरसे के बच्चे चाहते थे हमारे जो कारी जिनका नाम अब्दुल गफूर है ये छुट्टी करें। छुट्टी नहीं कर रहे थे वो, अब बीमार नहीं होते थे, सेहतमंद थे। तो एक बच्चे को शरारत सूझी,
वो कब्रिस्तान में छुप के कब्र के पीछे बैठ गया जहाँ से कारी साहब रोज़ गुजरा करते थे और कब्रिस्तान में सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ठीक है यार, कारी साहब को बीमार करो। तो एक दिन कारी साहब गुजरे, कब्र के पीछे बच्चा छुपा हुआ है। कारी साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। कब्र के पीछे से आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। एक मिस थी, उन्होंने वो बच्चे बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, उनसे मुआहदे लिए कि देखो बेटा पक्का वादा करो, पक्का वादा करो कि पान गुटखा नहीं खाओगे। उन्होंने कहा मिस पक्का वादा पान गुटखा नहीं खाएंगे। बेटा पक्का वादा करो चोरी नहीं करेंगे। मिस कभी भी चोरी नहीं करेंगे। हर चीज पे वादा कर रहे थे, सारे मुआहदे करवा लिए, मुल्क की खिदमत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ईमानदारी से जहां भी जाएंगे ईमानदार। आखिर में कहा कि बच्चों पक्का वादा करो लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे। बच्चों ने कहा पक्का वादा लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे। अब बच्चों जो ना अंदर वादा तो कर लिया। अब मिस ने कहा अच्छा पक्का वादा करो मुल्क पर जब जान देने की बारी आई तो जान देंगे। उन्होंने कहा दे देंगे, ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है हमने। मां ने बेटे से पूछा बेटा तुमने स्कूल में पढ़ा है जान कैसे निकलती है? मुझे तो पहले से ही पता है, स्कूल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मां पूछ रही है अच्छा बेटा बताओ कैसे निकलती है जान? अम्मी खिड़की से निकलती है। अरे कह रही जब आप घर पे नहीं होती ना तो अब्बू की एक फ्रेंड मिलने के लिए आती है, जैसे ही आप आती है तो कहते हैं जान खिड़की से निकल जाओ। तीन बंदे सफर कर रहे थे, एक अमरीकी, एक जापानी और एक पाकिस्तानी। सबसे पहले अमरीकी ने शो मारी। अमरीकी ने बोला हमारे जो हवाई जहाज है ना, अमरीका की फजाई ताकत मशहूर है, हमारे हवाई जहाज बिल्कुल आसमान की छत से चिपक के चलते हैं। इन दोनों ने कहा यार बिल्कुल आसमान से चिपक के? उसने कहा बस थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, यानी खला में। कमाल है। जैपनीज ने कहा कि हमारे बहरी जहाज जो है समंदर की तह से चिपक के चलते हैं। ये दोनों हैरान हुए कि यार बिल्कुल समंदर की तह से कह रहे थोड़ा सा ऊपर। पाकिस्तानी के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। इसने कहा हमारे यहाँ लोग नाक से खाना खाते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नाक से, कह रहा थोड़ा सा नीचे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नशे की हालत में, गुस्से में या दोस्तों के बीच में अगर मुंह से तलाक का लफ्ज निकल जाए तो वो हो जाएगी जी, हो जाएगी। मुंह से ही निकलता है तलाक का लफ्ज, और कहां से निकलेगा तलाक का लफ्ज? मुफ्ती साहब मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके पास बड़ा मोबाइल ही ना हो और इसने कभी मखलूत माहौल में ना पड़ा हो, ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा मुझे? ऑर्डर पे बनवाता हूँ आपके लिए। दो छोड़ू बैठे हुए थे, एक ने कहा कि मेरे दादा के पास घोड़ा था। अच्छा लोग दादा के बारे में बड़ी छोड़ते हैं क्योंकि दादा मर चुके होते हैं, उनसे कोई जाके पूछेगा तो नहीं कि आप हजरत ही आपका इरशाद है भी कि नहीं है। तो एक ने कहा कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा इस्तबल था घोड़ों का कि उसमें घोड़ा पता नहीं कितने दिन तक दौड़ता रहता और वो इस्तबल ख़त्म नहीं होता। पता नहीं 40 साल तक दौड़ता रहता या 50 साल तक। दूसरे ने कहा कि मेरे दादा के पास इतनी बड़ी लाठी थी कि यहीं से बैठ के चांद को सेट करते रहते थे, थोड़ा सा यूं कर दिया, थोड़ा सा यूं कर दिया। उसने कहा झूठ बोल रहा है, इतनी बड़ी लाठी वो रखते कहाँ थे? कह रहे तेरे दादा के इस्तबल में रखते थे वो। वो एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा, वो उसको बीवी अच्छी नहीं लगती थी, तो एक दिन बीवी ने खूब मेकअप किया, बहुत डिस्टेंपर के डब्बे खाली किए और बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी, बड़ी खूबसूरत चूड़ियाँ और बालियाँ और बहुत लशपश बन के आ गई। तो मियाँ ने कहा भाई क्या खूबसूरत चूड़ियाँ हैं भाई, वाह 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 वाह। बीवी बड़ी खुश कि आज तो मियाँ को मैं क्या हो गई, पसंद आ गई। कह रहे वाह क्या खूबसूरत बुंदे हैं बेगम। वो कह रही जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कह रहे बेगम काजल भी बड़ा लशपश। कह रही जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बेगम आज पाजेब भी बड़ी खूबसूरत है, थैंक यू। आज तो साड़ी भी बड़ी खूबसूरत है जी, थैंक यू जी। अच्छी फिर भी नहीं लग रही। म्यूजिक
आदमी था ना, उसकी बीवी बीमार थी, तो टेंशन में बैठा हुआ था। डॉक्टर ने आके कहा कि अफसोस की बात है, आपकी बीवी सिर्फ 2 घंटे की मेहमान है। डॉक्टर का ख्याल था यही टेंशन होगी इस बेचारे को कि इतनी बीमार क्यों है। उसने लंबी आह खींची, सांस भरी लंबी, कहा डॉक्टर साहब जहां पूरी जिंदगी इंतजार किया, 2 घंटे और सब्र कर ले। कहते हैं कि एक फरिश्ता 3 आदमियों के पास गया, कहा कि तीनों मांगो जो चाहते हो वो हो जाएगा। अब इन 3 में से ना एक की 2 से दुश्मनी थी, एक की उन 2 से दुश्मनी थी। हसद कितनी बुरी चीज है देखो। पहले ने कहा कि मुझे जो है ना फला मुल्क का बादशाह बना दो, फरिश्ते ने कहा चल वही हो गया, बादशाह बन गया। दूसरे ने कहा तू एक ख्वाहिश, दूसरे ने कहा मुझे दुनिया का करोड़पति अरबपति आदमी बना दो, हो गया भाई। तीसरे से कहा तेरी क्या ख्वाहिश है, उसने कहा उन दोनों को दोबारा पहली हालत पे ले आओ। कर्ज हसना देकर वापस मांगा जा सकता है या फिर खामोश रहें जब तक वो खुद वापस ना कर दे। असद शेरानी साहब अगर आप खामोश रहे, क़यामत आ जाएगी, इमाम मेहदी भी आ जाएंगे, दज्जाल भी आ जाएगा, सूरज मगरिब से निकल के दोबारा मगरिब में गुरूब हो जाएगा, आपका इंतकाल हो जाएगा, आपकी विरासत तकसीम हो जाएगी, विरासत बच्चों में जाएगी, बच्चों की शादियां होंगी, बच्चों के बच्चे होंगे, फिर वो बड़े होंगे, फिर उनकी शादियां होंगी, फिर उनके बच्चे होंगे, और ये सिलसिला सदियों तक चलता रहेगा। वो आपका कर्जा वापस करना तो दूर की बात, उसके दिल में कर्जा वापस करने का वहम भी नहीं आएगा। बयानात में ये करते हैं नजर की हिफाजत करो, को एजुकेशन में किसी को ना देखो, कोई अच्छी लग रही है तो बहुत गुना मिल रहा है आपको, यूं यूं। मैं कहता हूं जो अच्छी लग रही है निकाह का पैगाम बेच के शादी करो। अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और जब इतना आसान कर दिया ना, शादी हो गई, दोबारा अच्छी लग रही है उससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हुई, अच्छी लग रही है इससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हो रही और अच्छी लग रही है इससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब आपको खारिश की बीमारी है। आदमी गर्लफ्रेंड बहुत थी उसकी, जब शादी हुई है तो उसने तो बीवी को नहीं बताया कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, उसने तो यही शो किया मैं तो नेक आदमी हूं। तो जब शादी हुई है दुल्हन के कमरे में गया तो अपनी दुल्हन से कहता है आज से तुम मेरी कायनात, तुम ही मेरी चाहत, तुम ही मेरी मसरत, तुम ही मेरी राहत, तुम ही मेरी फरहत। वो समझी अपनी लड़कियों के नाम बता रहा है। मैंने कहा ठीक है, जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया, वसीम भी तुम, सत्तार भी तुम, गफ्फार भी तुम, कलीम भी तुम। साले जो माफ करना, मैं जो शायर ने कहा है ना एक नौजवानों के बारे में, रंग चेहरे का जर्द कैसा है, आईना गर्द गर्द कैसा है, काम घुटनों से जब लिया ही नहीं फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। एक गोरे ने किसी से कहा कि मैं बड़ा गैरतमंद हूं। तो कैसे गैरत? उसने कहा यार मेरी बेटी पार्क में किसी के साथ बैठी हुई थी, मुझे बहुत गैरत आई। उसने कहा क्या किया भाई तूने? कह रहे मैंने कहा इस दफा तो बर्दाश्त कर लिया, आज के बाद बर्दाश्त। फिर क्या हुआ? उस पाकिस्तानी ने गोरे से पूछा, उसने कहा फिर एक दिन मैंने क्या देखा कि वो किसी और पार्क में भी उनको मैंने देखा और बहुत ज्यादा काबिल एतराज हालत में, फिर तो मुझे बहुत ज्यादा गैरत आई। उसने कहा यार अब क्या किया तूने? उसने कहा शायद गला ही ना दबा दिया कोई जाके दोनों का। कह रहे मैंने कहा बस अब 2 दफा बर्दाश्त हो गया, अब तीसरी दफा बर्दाश्त नहीं करूं। कह रहे एक दिन क्या मैंने देखा कि अपने घर के सोफे पे दोनों को बैठे हुए देखा मैंने। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। गेस्ट रूम जो होता है उसमें। कह रहा मैंने कहा अब नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। गोरे ने कहा अब मैं बर्दाश्त नहीं। उसने कहा यार अब तो पता नहीं गला दबा दिया होगा। कह रहे मैंने गैरत में आके सोफा ही निकाल दिया घर से, तो बैठोगे कहां? एक साहब मेरे पास है कि उलमा इस्लामी फिल्में क्यों नहीं बनाते, जामे तुर्शीद वालों को चाहिए इस्लामी फिल्में बनाएं। मैंने कहा इस्लामी फिल्में चलेंगी नहीं मार्केट में, या तो एक हिस्ट्री होती है ना तारीखी। कह रहे नहीं इस्लामी। मैंने कहा इस्लामी फिल्म में क्या हीरोइन को दुपट्टा पहनाएंगे, उसमें हम बुर्का पहनाएंगे और तमीज से वो चलेगी तो कौन देखेगा उसको? क्या ख्याल है भाई? तो ये जितने लिबरल लोग हैं ना, एक दफा मैंने एक शागिर्द से पूछा, वो हमारा एक शागिर्द था लियारी का, बड़ा होशियार,
मैंने कहा फर्ज कर लो इस्लामी फिल्में बनना शुरू हो गई, तो जरा इस्लामी नाम बताओ फिल्मों के। उसने कहा उस्ताद जी पहली फिल्म आएगी हम ज़कात दे चुके सनम। उसने कहा फिल्म आएगी हम ज़कात दे चुके सनम। दूसरी फिल्म आएगी जिहाद तो होना ही था। मैंने कहा, और फिर मजाक की महफिल थी, हमने कहा अच्छा अगर मुत्तहिदा, उस वक्त मुत्तहिदा का बड़ा जोर था ना एमक्यूएम का, मैंने कहा एमक्यूएम वाले फिल्म बनाए, उसका नाम, उसने कहा फिल्म आएगी 90 से 90 तक। ये बड़ी अच्छी बात बड़े होशियार होते हैं। जब उसने कहा ना फिल्म आएगी हम ज़कात दे चुके सनम, वो भाई जो लोग हंसे, लियारी का था, बलोच नहीं होते लियारी के घुंघरियाले बाल वाले, बड़ा होशियार तालिब इल्म था। खैर बहुत बुरे हैं हम लोग। मेरी कज़न से मोहब्बत चल रही थी, अचानक एक कज़न दरमियान में आ गया। अचानक आया है मेरे भाई, ये चीजें अचानक नहीं आती हैं, बहुत पहले से हुई भी होती हैं, नमूदार अचानक होती हैं। कर मेरे को जानता नहीं है। और उसने, और इसकी उससे शादी हो गई, 30 साल बाद वो बेवा हो गई। अब हम शादी करना चाहते हैं लेकिन मुआशरा इजाज़त नहीं देता। मुआशरे की लफ्ज़ याद है, मुआशरे की ऐसी की ऐसी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अगर हाकिम बना ना, मेरा बस चले तो मैं बयान के जरिए आपकी शादियां नहीं करवाऊंगा, मैं डंडे मार मार के आपकी 2-2 3-3 शादियां करवाऊंगा, ऐसी की तैसी। क्या मैं ऐसा करवाऊंगा। आप मुझे क्या, मैं अभी तो फॉर्म में आया नहीं हूं मैं, क्योंकि मेरे पास ताकत, मैं पुलिस में थोड़ी हूं, अभी तो मैं सिर्फ बोलने पर इक्तिफा कर रहा हूं तमीज से। अगर मेरे पास गवर्नमेंट आ गई तो फिर ये तमीज वमीज मार्केट से स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, फिर तुम डंडे मार मार के करवाएंगे। बेपर्दगी से भी खुदा की कसम इतनी बेहयाई नहीं फैलती जितनी बेनिकाही से फैलती है। मर्द को टोपी और शलवार और पहना के ना, और कॉटन कलफ के सफेद कपड़े हज उम्रा करवा के बिठा दो, 4 महीने भी लग गए, और इधर एक खातून को बुरके में ले जाके हज उम्रा करवा के उसके साथ बिठा दो, फिर भी ये कमबख्त उसकी तरफ लाइन मारने की कोशिश करेगा। ये बताओ, ये बुरके में झांकने की कोशिश करेगा। हज उम्रे से मर्दाना कुव्वत खत्म नहीं हो जाती, ना तबलीग में 4 महीने लगाने से औरत की तरफ अट्रैक्शन खत्म होती। मैं नहीं मानता। एक ने नारा लगाया मुफ्ती तारिक मसूद जिंदाबाद, दूसरे ने कहा 4 शादियां जिंदाबाद। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इनके दिमाग में 4 शादियां घोल के हमने पिला दी, बस यही बहुत बड़ा मकसद हासिल हो गया। इनको खोपड़ी में बैठ गई ये बात, नारे लग रहे हैं भाई अब तो आप लोग ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। औरतें बड़ी होशियार होती है, पता है आपको, रोते हुए भी एक दूसरे के दुपट्टे चेक कर रही होती हैं वो कपड़ों के मामले में। एक औरत की मैयत हुई ना, वो रो रही है। मैयत में जो औरतें आती हैं ना, रोते रोते साड़ियां दुपट्टे चेक कर रही होती हैं, एक दूसरे की बातें कर रही होती हैं। एक मियाँ का इंतकाल हो गया, औरतें ये स्टाइल होता है, बातें बातें रोते होते, हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, हाय हाय बहुत अफसोस, बहनी दुपट्टा कहाँ से लिया तुमने, हाय 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 बहुत अफसोस हुआ। तो वो रोते रोते बता रही होती है, हाय हाय बहुत अच्छे थे मेरे मियाँ, होटल मार्केट से खरीदा, हाय 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 हाय। फिर वो बता रही, हाँ 3 लड़कियां फोन करती हैं, हमारा बॉयफ्रेंड था, हमने ताल्लुक खत्म कर दिया, हमने पर्दा कर लिया, वो दिल टूट गया, वो खुदकुशी की धमकियां दे रहा है। किसी का दिल दुखाने का मैं गुनाह तो नहीं मिलेगा, अगर वो खुदकुशी कर ले गुनाह तो नहीं मिलेगा। मैं उनसे कहता हूं, उसे फोन करके कह दो कि जिस खंबे से तूने चिपकना है चिपक ले, तुझे नहीं मिल रहा तो मुफ्ती साहब हैं, वो उनको 2-3 खंबे मालूम है, वो तुझे खुद बता देंगे। एक आदमी का नमाज नहीं पढ़ता था, मौलवी साहब ने उस देहाती से कहा नमाज पढ़ा कर, उसने कहा नहीं भाई मेरी भैंसें हैं, इतना मैं कैसे करूं। उन्होंने कहा पढ़ लिया कर, तेरी भैंसें दूध ज्यादा देंगी। उसने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। फजर पड़ी तो एक भैंस मर चुकी थी। इमाम साहब के पास गया, ये तो दूध क्या ज्यादा होगा, भैंस ही मर गई। उसने कहा कि जोहर पढ़, अभी अल्लाह तुझे आजमा रहा है। भाई अल्लाह के लिए पढ़ो, भैंस मरे जिंदा है तुम्हें क्या करना है। उसने कहा चलो जोहर पढ़ के देखते हैं। जोहर पड़ी तो दूसरी भैंस मर गई। बड़ा परेशान हुआ। इमाम साहब ने कहा अल्लाह आजमा रहा है, बस देख रहा है, अभी एकदम बढ़ेगा दूध। असर पड़ी, तीसरी भैंस मर गई। मगरिब पड़ी, चौथी भैंस मर गई। बड़ा परेशान, एक कट्टा रो रहा, चीख रहा था बहुत ज्यादा। भैंस के छोटे कट्टे होते हैं ना, शोर मचा रहा था। ये देहाती उसे कहते हैं ज्यादा शोर नहीं मचार, तू तो खाली 2 नफिल की मार है।
अभी कुछ एक मेरा पठान शागिर्द है, मिलने के लिए आया। उसने कहा उस्ताद जी आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 12 है। क्या बोला तूने? मैंने कहा 3 बीवियां 12 बच्चे हैं। मैंने कहा आपके कितने? कह रहे 1 बीवी 18 है। को पैसा बर्बाद। एक लड़का सुस्त था ना, तो अब्बा उसके परेशान थे, तो वो जो काम बाप बेटे को कहे वो बेटा करके ही ना दे। बाप तंग आ गया, यार इस कमबख्त को मैं क्या इलाज करूं। तो एक दिन अब्बा एक मशीन लेकर आया और अब्बा ने बेटे से कहा, बेटा तेरी आदत को मलहूज रखते हुए मैं एक मशीन लेकर आया हूं, बटन दबा के हर काम करेगी। बटन दबाएगा चाय आएगी, बटन दबाएगा पानी आएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब तेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, बटन दबा के हर काम होगा। बेटा कहता है, अब्बा बटन कौन दबाएगा इसका? वो ऐसे 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे ना, 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, तो एक को नमाज में कुछ बात की उसने। जब इसने नमाज में बात की तो दूसरे ने बोला, भाईजान बातें करने से नमाज टूट जाती है, बातें करने से नमाज टूट जाती है। तो तीसरा बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात नहीं की। है ना, एक साहब ने मुझे कहा कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं बचते, अंडे के पैसे नहीं है मेरे पास, मैं बच्चे को बीकन हाउस में सिटी स्कूल में कैसे पढ़ाऊं? तो मैंने कहा नहीं पढ़ाओ यार, जितनी इस्तेदात है उस हिसाब से पढ़ा लो। कह रहे ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, सास का फोन आता है कि क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा सास को बोल दो कि मेरी औलाद है भाई, मैं ज्यादा अच्छा फैसला कर सकता हूँ। कह रहे मैंने जब अपनी सास को और ससुर को ये कहा कि मेरे बच्चे हैं, मुझे ज्यादा फिक्र है, तो उन्होंने क्या हमारे बच्चे नहीं है ये हमारी भी तो बेटी की औलाद है, क्या हमारे बच्चे नहीं है? तो वो दामाद मुझे फोन करके कह रहे हैं कि मेरी सास ससुर ने कहा कि क्या ये हमारे बच्चे नहीं है? तो हजरत इस बात के आगे मैं क्या हो गया? मैंने कहा यहीं से तो बात शुरू हुई थी, यहीं से तो बात शुरू हुई थी। उनसे कहते यकीनन आपके बच्चे हैं, लिहाजा आधी फीस आप और आधी हम देंगे। एक आदमी नौजवान लड़का समंदर के किनारे लेटा हुआ सिगरेट के कश लेता था, ऐसे सिगरेट पी रहा था। एक बुजुर्ग गए, उन्होंने देखा ये बेचारा पड़ा हुआ अपना टाइम जाया कर रहा है, इसको जाके मैं कुछ नसीहत करूं। बुजुर्ग ने बोला, बेटा तुम कुछ घर क्यों नहीं लेते? उसने कहा अंकल क्या करूं मैं? बेटा तुम टाइम जाया कर रहे हो, तुम मैट्रिक कर लो, 10 साल हो जाए। ठीक है जी, 10 साल में मैंने मैट्रिक कर लिया, फिर क्या? बेटा फिर इंटर करना 2 साल और। ठीक है अंकल, मैंने 2 साल 12 साल लगा, फिर टेंशन में इंटर कर लिया, फिर क्या होगा? फिर BA कर लेना, 2 साल और लगा। चलो 2 साल 14 साल गए मेरे बर्बाद, BA हो गया, फिर क्या होगा? फिर मास्टर कर लेना, फिर PhD कर लेना। उसने कहा 16 साल हो गए, फिर क्या? बेटा फिर अच्छी जॉब करना, फिर क्या होगा? बेटा फिर अच्छी जगह शादी करना, तो पैसा होगा तो रिश्ता अच्छा मिलेगा। फिर क्या होगा? बेटा फिर तुम्हारी औलाद होगी, अच्छा सा घर खरीदना। फिर क्या होगा? फिर मजे करना। कह रहा अभी क्या कर रहा हूँ? हाँ नशे तो सारे हराम है मेरे भाई, सिगरेट वगैरह ये नशा नहीं है। नशा की डेफिनेशन ये है कि पीने के बाद दिमाग आउट हो जाए, तो सिगरेट पीने के बाद तो सेट हो जाता है दिमाग।